हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप सर क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का दूसरा लेक्चर लेकर के आज उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग क्या है? भवनों का क्षेत्रफल। तो पहली हेडिंग जो है आपका नोट करेंगे, भवनों का क्षेत्रफल। इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जो हमारा एस्टीमेट बनाते हैं किसी भी चीज़ का, तो एस्टीमेट दो प्रकार से बनाते हैं। एक होता है प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक एस्टीमेट, एक होता है डिटेल एस्टीमेट। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे प्रीलिमिनरी एस्टीमेट बनाया जाता है, एक रफली एस्टीमेट होता है, उसको भवनों के क्षेत्रफल के आधार पर भी बनाया जाता है। तो क्षेत्रफलों में जो पहले प्रकार का क्षेत्रफल है वो है आपका कुर्सी क्षेत्रफल यानी कि प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया के आधार पे आपका क्षेत्रफल कैसे निर्धारित किया जाएगा, एस्टीमेट कैसे बनाया जाएगा, उसके बारे में बात होगी। कह रहा है कि बेसमेंट तथा ऊपरी फर्श तल पर आच्छादित क्षेत्रफल में भवने के उस फर्श का कुर्सी क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि जो बेसमेंट, आप लोग जानते होंगे बेसमेंट क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग की जो निचला तल होता है या ग्राउंड लेवल से जो निचला तल होता है उसको बेसमेंट कहते हैं। तो बेसमेंट अथवा ऊपरी फर्श तल पर जो कवर्ड एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है? प्लिंथ एरिया या प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। इसी के आधार पे बनाया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित नहीं की जाती है, यहाँ नीचे बात किया जा रहा है। जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट बनाया जाएगा, पहला जो होगा इसमें कॉलमों पर टिकी छत में कोरल पट्टी तक। कोरल पट्टी क्या होती है? जो कॉलम आप लोग जानते होंगे। कॉलमों के कभी कभी क्या होता है, बाहरी एरिया पर स्टील की या टिम्बर की किसी भी चीज़ की एक कवर कर दिया जाता है, इसको क्लैडिंग बोलते हैं या कोरल पट्टी कहते हैं। तो कुर्सी क्षेत्रफल में क्या किया जाएगा, उसको भी ऐड किया जाएगा। दूसरा क्या होता है, जीना के ऊपर ममटी। आप लोग स्टेयर्स या जीना को जानते होंगे, उसके ऊपर जो ममटी यानी कि छतनुमा एक रूम होता है उसको ममटी बोलते हैं। तो उसको भी क्या किया जाएगा, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में शामिल किया जाएगा। तीसरा चीज़ क्या है, नोटिस करेंगे यहाँ पर कि मल जल यानी कि सीवरेज सिस्टम जो होता है उसमें जो पाइपिंग फिटिंग लगी थी उसकी शाफ्ट को भी क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। गार्बेज के लिए जो पाइप होती है उसको भी क्या किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है। अगली हेडिंग, अगला क्या है पॉइंट जो ऐड किया जाएगा, लिफ्ट का कुआं। आप देखे होंगे अगर किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या होता है, लिफ्ट की एक कुएंनुमा संरचना होती है जिसमें लिफ्ट क्या होता है, ऊपर नीचे करता है। तो उसको भी क्या किया जाएगा, उसको भी ऐड किया जाएगा। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है कि जो पोर्च होता है, आप लोग जानते होंगे पोर्च क्या होता है। जो किसी भी छत की बाहर निकली हुई संरचना होती है उसको पोर्च बोलते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, जिस पर प्लास्ट स्लैब ना हो, यानी कि कैंटिलीवर बीम उसमें क्या हो, नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि कैंटिलीवर बीम अगर लगी होगी तो बालकनी बोली जाती है। ठीक है। तो वो भी ऐड किया जाता है किसमें, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में। अगला हेडिंग देखेंगे, अगला मतलब पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि किस किस चीज़ की गणना नहीं की जाती है। तो इसको भी आप नोट करेंगे किस किस चीज़ की गणना नहीं की जाती प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में। पहला है अटारी का क्षेत्रफल, यानी कि लॉफ्ट का जो क्षेत्रफल होता है वो नहीं किया जाता है। बालकनी, अभी आपको बताएं कि बालकनी और पोर्च में क्या अंतर होता है। कार्निस भी बता चुके हैं। वास्तुकला के बैंड, उभार का क्षेत्रफल और धूप सनसेट, ये सब क्या किया जाता है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में एरिया के रूप में नहीं ऐड होगा। प्रास्ट स्लैब वाली पोर्च अभी ऊपर बात हुई है। सर्पिल जीना है या चौकी है, ठीक है, ये सब क्या होंगे, ऐड नहीं होंगे। अगला देखेंगे छत, टेरिस, खुला मंच, ये सब क्या होगा, नहीं ऐड होगा, वो ऊपरी फर्श तल में आ जाएगा। जो बार होते हैं, नाच घर होते हैं, उसका जो बड़ा हुआ फर्श होता है वो भी क्या होगा, नहीं ऐड किया जाएगा। अगली हेडिंग देखेंगे आप लोग क्या है कि फर्श क्षेत्रफल। पहला हो गया आपका क्या हो गया, कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पे क्या
जो एस्टिमेट किया जाएगा। और दूसरा आ जाइए आप कि फर्श क्षेत्रफल। फर्श क्षेत्रफल क्या होता है उसको देखेंगे। कुर्सी क्षेत्रफल से चारों दीवारों का क्षेत्रफल घटाने पर, ठीक है, शेष फर्श क्षेत्रफल क्या माना जाता है, उसको फर्श क्षेत्रफल माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है फर्श क्षेत्रफल फ्लोर एरिया, यानी कि जो भवन है या बिल्डिंग है उसमें से चारों दीवारों के क्षेत्रफल को घटा देने से जो एरिया प्राप्त होगा उसको फ्लोर एरिया बोलेंगे, और इसके आधार पे जो एस्टिमेट किया जाएगा उसे कहेंगे फ्लोर एरिया एस्टिमेट। अब यहाँ देखिए, नोटिस करेंगे कि फर्श क्षेत्रफल में मुख्य कमरे, यहाँ देखिए फर्श क्षेत्रफल में मुख्य कमरे रसोई कक्ष, स्टोर, जल शौचागार, स्नान कक्ष, बरामदा आदि क्या किए जाएंगे, जोड़े जाते हैं। ठीक है, और क्या किया जाता है, तहखाना, बरसाती यानी कि पोर्च, मेजनीज फर्श, गैराज का फर्श क्षेत्रफल अलग मद में लिया जाता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे फर्श क्षेत्रफल के आधार पर कैसे एस्टिमेट किया जाता है, क्या क्या लिया जाएगा और क्या क्या उसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगली हेडिंग देखिए, अगली हेडिंग है कारपेट एरिया। क्या होता है कारपेट एरिया, देखिए अगली हेडिंग है कारपेट एरिया। अब कह रहा है कि फर्श क्षेत्रफल में से निम्न का फर्श क्षेत्रफल घटाने पर शेष क्या बच जाता है, आपका कारपेट क्षेत्रफल। ठीक है, अभी फर्श क्षेत्रफल के बारे में हमने बात की। देखिए एक हो गया आपका कुर्सी क्षेत्रफल। कुर्सी क्षेत्रफल में क्या होगा, भवन की ऊपरी छत की क्षेत्रफल और या नीचे तहखाने का क्षेत्रफल, जिसमें दीवार का भी क्षेत्रफल, दीवार की मोटाई का क्षेत्रफल भी ऐड होगा। लेकिन फर्श क्षेत्रफल में क्या होगा, दीवार की मोटाई का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा। और कारपेट क्षेत्रफल में कह रहा है कि फर्श क्षेत्रफल में से निम्न का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो क्या वजह हो जाएगा, कारपेट क्षेत्रफल। क्या क्या घटाना होगा इसमें, बरामदे का क्षेत्रफल, भीतरी प्रचलन क्षेत्र यानी कि जो कॉरिडोर होता है और पासेज एरिया होता है जिसमें से आते जाते हैं, ठीक है, उसको भी क्या करेंगे, फर्श क्षेत्रफल में से घटाएंगे। ठीक, तो क्या बनेगा आपका कारपेट क्षेत्रफल। इन सब को भी घटाना पड़ेगा। क्या 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 है आपका, पोर्च है, प्रवेश हाल है, एंट्रेंस हाल, जीना यानी कि स्टेयर, ममटी, अभी ममटी के बारे में हमने बात की, किचन, पेंट्री, स्टोर, इस सबको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कारपेट एरिया, यानी कि मुख्य कमरे सिर्फ, बेडरूम इत्यादि ही क्या कहलाएंगे, कारपेट एरिया। और इसके आधार पे जो एस्टिमेट किया जाएगा वो क्या होगा, कारपेट एरिया एस्टिमेट। ठीक, यहाँ देखिए इस बात को बताया गया है कि मोटे तौर पर उठने बैठने सोने के लिए निर्धारित सामान्य कक्षों का फर्श क्षेत्रफल क्या कहलाता है, कारपेट क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक, अगला आ जाइए, भ्रमण क्षेत्रफल यानी कि सर्कुलेशन एरिया क्या होता है। अभी इसके विषय में पीछे बताया गया कि भवनों के भीतर एक कमरे से अन्य कमरों तक आने जाने के लिए छोड़ा गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है, सर्कुलेशन एरिया या भ्रमण क्षेत्रफल। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा आपका, सर्कुलेशन एरिया के अंतर्गत बरामदे, बालकनी, जो पासेज होता है, गैलरी होती है इसको बोलते हैं, पोर्च, हाल, जीना, ममटी या चिमनी लगी हुई है धुएं को बाहर निकालने के लिए घर से, तो भी क्या आ जाएगी आपकी, सर्कुलेशन एरिया में आ जाएगी। ठीक, अब अगला जाइए क्या है, इसके पहले जो था वो सब जरूरी थी, ये भी हैं हेडिंग लेकिन इतनी जरूरी नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए आप लोग। आच्छादित क्षेत्रफल क्या होता है, कवर्ड एरिया। कह रहा है कि कुर्सी तल के ऊपर ढका हुआ क्षेत्रफल आच्छादित क्षेत्रफल होता है। ठीक है, कुर्सी तल के ऊपर जो ढका हुआ एरिया होता है वो सब क्या कहलाता है, कवर्ड एरिया या आच्छादित क्षेत्रफल। अब इसमें क्या क्या नहीं लिया जाएगा, चौकीदार की कुठरियाँ, पंप कक्ष, विद्युत केबिन, ढाल, रैंप, खुला जीना, आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या क्या नहीं लिया जाएगा, 4 चीज़ें हैं उसको नोट कर लेंगे। अगला देखिए, किराएदार के क्षेत्रफल क्या होता है, रेंटेबल एरिया, यानी कि किसी भी भवन का अगर हम एस्टीमेट बना रहे हैं, विशेष रूप से एस्टीमेट कई उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, वैल्यूएशन आपके क्वांटिटी सर्वे कई प्रकार के लिए किया जाता है। जैसे किराए के लिए अगर उसका निर्धारण करने के लिए आप एस्टीमेट बना रहे हैं
तो क्या होता है उसमें, कौन सा क्षेत्रफल लिया जाएगा, वो देखिए बात हो रही है। आवासीय भवन के कारपेट क्षेत्रफल में निम्न स्थानों को छोड़कर क्या जो निर्धारित किया जाता है वो क्या कहलाता है, रेंटेबल एरिया या किराएदार किरायादेय क्षेत्रफल, रेंटेबल एरिया। ठीक है, इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, जोड़ करके रेंटेबल एरिया निर्धारित किया जाता है। ठीक, अब आगे जाइए, अगली हेडिंग क्या है, प्राक्कलन के लिए यानी कि एस्टीमेट या क्वांटिटी सर्वेइंग के लिए आवश्यक डेटा। अगर आप किसी भी भवन का या निर्माण कार्य का एस्टीमेट बना रहे हैं तो कौन कौन सा आपके लिए डेटा चाहिए होता है। ठीक, उसी के बारे में बात की जा रही है। पहला क्या होता है, आपको आरेखन होना चाहिए। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी भवन या निर्माण कार्य का एस्टीमेट बनाने के लिए हमको एस्टीमेट कब बनाया जाता है, क्वांटिटी सर्वे कब किया जाता है, किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के पहले। ठीक है, निर्माण के बाद जो राशि खर्च होती है उसको वास्तविक एक्चुअल कास्ट या वास्तविक खर्च कहते हैं। ठीक, तो निर्माण कार्य के पहले जो सर्वेइंग किया जाता है उसे क्वांटिटी सर्वेइंग या एस्टीमेट कहते हैं। तो एस्टीमेट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं उसके बारे में बात की जा रही है। पहला क्या होता है, आपका कह रहा है कि किसी भी निर्माण कार्य का क्वांटिटी सर्वे करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए। ड्राइंग में क्या कह रहा है कि प्लान होना चाहिए, सेक्शनल एलिवेशन होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए, किस पैमाने पर ड्राइंग बनी हुई, ये सब बातें आप नोट कर लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, विशिष्ट या स्पेसिफिकेशन। ये किसी भी कार्य का क्वांटिटी सर्विंग करने के लिए, निर्माण कार्य का, उसके लिए विशिष्टियाँ आपको दर्शाई गई होनी चाहिए कि किस प्रकार के मटेरियल उसमें यूज होने, उसी प्रकार से उसमें क्या किया जाएगा। अगर विशिष्टियाँ नहीं निर्धारित होगी तो वैल्यूएशन में फिर दिक्कत आएगी, उसकी कॉस्ट में क्या आने लगेगा, फ़र्क आने लगेगा। ठीक है, किस ग्रेड की कंक्रीट प्रयोग करनी है, किस ग्रेड की का स्टील प्रयोग करना है या सरिया प्रयोग करना है। ठीक है, वो आपको स्पेसिफिकेशन से ही निर्धारित किया जा सकता है। तीसरी चीज़ क्या है, शेड्यूल या रेट्स या दरें। आपको किसी भी निर्माण कार्य का एस्टीमेट या क्वांटिटी सर्विंग करने के पहले आपको रेट्स पता होने चाहिए। जो रेट्स वहाँ के स्थानीय विभाग पर निर्धारित होते हैं, जैसे आपको PWD की रेट्स लगानी है या CPWD की लगानी है, वो आपको विभाग से पता चलेगा। ठीक, अब आ जाइए प्राक्कलन के प्रकार। अगली हेडिंग क्या है, नोट करेंगे, प्राक्कलन के प्रकार या प्राक्कलन के प्रकार। ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या है, प्राक्कलन के प्रकार। प्राक्कलन देखिए दो प्रकार का होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रिलिमिनरी और रफ कॉस्ट या अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, इसी को बोलते हैं प्रारंभिक प्राक्कलन या प्रिलिमिनरी क्वांटिटी सर्वेइंग। और दूसरा क्या होता है, विस्तृत या मध्य दर प्राक्कलन। ठीक है, आइटम रेट के आधार पे जो एस्टीमेट किया जाता है। तो यहाँ से ये बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि एस्टीमेटिंग या क्वांटिटी सर्वेइंग कितने प्रकार की होती है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग पे आ जाइए, प्रारंभिक या रफ लागत प्राक्कलन। तो जो प्रिलिमिनरी एस्टीमेटिंग होती है वो किसके लिए बनाई जाती है, किसी भी विभाग से पास कराने के लिए एक आपको रफली एस्टीमेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ के लिए क्या है, यह प्रस्तावित निर्माण कार्य को मोटे तौर पर अनुमानित लागत का भान कराता है। प्रशासनिक व अन्य औपचारिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनाया जाता है। और ये भी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है कि जो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के आधार पे ही क्या किया जाता है, आपका टेंडर निकाला जाता है। वो एक रफली एस्टीमेटिंग होती है, किसी भी कार्य के लिए बता दी जाती है कि इतने लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए लगने हैं, उसके आधार पे बोली लगती है और टेंडरिंग की जाती है। ठीक है, सब चीज़ें नोट कर लेंगे आप लोग। और क्या कह रहा है कि प्रारंभिक प्राक्कलन के अंतर्गत निम्न प्राक्कलन आते हैं। पहला क्या है,
इकाई या पटरी दर प्राकलन, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिट और रनिंग रेट एस्टिमेट पहला है, और दूसरा है कुर्सी क्षेत्रफल दर प्राकलन या प्लिंथ एरिया रेट और स्क्वायर मीटर रेट एस्टिमेट, ठीक है। और तीसरा है घनीय दर प्राकलन या क्यूबिकल रेट और क्यूबिकल मीटर रेट एस्टिमेट। चौथा क्या है, प्रतिशत दर प्राकलन। चौथा पांचवा है आपका सामग्री व श्रमिकों के आधार पर प्राकलन, ठीक। आगे आ जाइए, इनके विषय में भी थोड़ी थोड़ी बात की जाएगी, ये उतना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये विस्तृत एस्टिमेट या विस्तृत प्राकलन, ठीक है, डिटेल्ड एस्टिमेट। अब क्या कह रहा है कि यह प्राकलन निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने पर निर्माण कार्य वास्तविक रूप में शुरू करने के लिए बनाया जाता है। अगर निर्माण कार्य की स्वीकृति आपको मिल गई तो आप क्या करेंगे, एक डिटेल एस्टिमेट बनाएंगे ड्राइंग को लोग करके, और उसके आधार पर ही क्या होगा, एक अनुमानित लागत निकल के आएगी और कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विस्तृत प्राकलन किस प्रकार से बनाया जाता है, ये भी 4 प्रकार से बनाया जाता है। पहला क्या है आपका मध्य दर प्राकलन या आइटम रेट के आधार पर जो एस्टिमेट बनाया जाता है, इन सब विषय में डिटेल में बात होगी भी। और दूसरा क्या है पूरक प्राकलन या सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक है। और तीसरा आप यहाँ पर नोट करेंगे संशोधित या पुनरीक्षित प्राकलन या रिवाइज्ड एस्टिमेट, ठीक। और चौथा क्या है वार्षिक मरम्मति और अनुरक्षण प्राकलन या एनुअल रिपेयर या मेंटेनेंस एस्टिमेट, ठीक। अब यहाँ पर जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आपके लिए प्रीलिमिनरी एस्टिमेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डिटेल एस्टिमेट के बारे में पूछा जाता है। ये जो चारों चीज़ें हैं तो मैं इनके विषय में एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला आप लोगों का था कि आइटम रेट के आधार पे प्राकलन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक आइटम का रेट निर्धारित होता है और उसकी कॉस्ट निकाली जाती है और उसके आधार पे क्या किया जाता है, प्राकलन किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, आइटम रेट एनालिसिस। दूसरा था आपका, यहाँ से देखिए संशोधित या पुनरीक्षित प्राकलन या रिवाइज एस्टिमेट। अब क्या कह रहा है कि किसी कारणवश अगर जो मूल स्वीकृत राशि है 10% अधिक बढ़ जा रही तो क्या करना पड़ेगा, आपको रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप लोग नोट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि रिवाइज एस्टिमेट या रिवाइज्ड क्वांटिटी सर्विंग क्या होती है। तो किसी भी निर्माण कार्य की जो राशि आपको स्वीकृत हुई है 10% से अधिक बढ़ जा रही है तो क्या कहलाएगी, रिवाइज एस्टिमेट कहलाएगी, ठीक है। और उसके लिए रिवाइज एस्टिमेट आपको बनाना पड़ेगा। अगली हेडिंग क्या थी, पूरक प्राकलन या सप्लीमेंट्री प्राकलन क्या होता है। कह रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान यदि कुछ अतिरिक्त निर्माण जिसका मूल स्वीकृत प्राकलन में प्रावधान नहीं है करना पड़ जाए तो क्या कहलाएगा, पूरक प्राकलन कहलाएगा, ठीक है। यदि आप किसी निर्माण कार्य के लिए एस्टिमेट बनाए हैं और उसमें क्या करना जाए, बाद में कुछ निर्माण कार्य को ऐड कर दिया जाए तो उसके लिए जो आप एस्टिमेट बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक है। पूरक प्राकलन भी क्या होगा, एक प्रकार का ये भी डिटेल एस्टिमेट ही होगा, ये प्रीलिमिनरी एस्टिमेटिंग नहीं होगी, ठीक। तो ये हो गया। और लास्ट हेडिंग जो आप लोग पढ़े हैं वो कौन सी थी, यहाँ देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि रिवाइज एस्टिमेट और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में क्या अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पर नोटिस वाइज बताया गया है, 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं, उसको आप क्या लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। लास्ट वाला क्या था, मरम्मति कार्य व अनुरक्षण प्राकलन, ठीक है। तो किसी भी निर्माण कार्य को जैसा आप लोग जानते होंगे, चौथा है मरम्मति कार्य व अनुरक्षण प्राकलन। जैसा कि आप लोग जानते हो किसी भी निर्माण कार्य को करने के बाद कुछ समय बाद उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस होती है, तो उसके लिए भी क्या की जाती है, जो रिपेयर और मेंटेनेंस में आपकी उसकी पेंटिंग हो गई या फिर
पेंटिंग के अलावा उसमें जो टूट फूट का कार्य हो गया, ये सब किस में आता है, मरम्मती कार्य में आता है। इसके लिए भी क्या किया जाता है, एक एस्टीमेट बनाया जाता है और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस एसटी। अगली हेडिंग आप लोग देखेंगे क्या है, प्राक्कलन के लिए, प्राक्कलन में ऊपरी व्यय के लिए प्रावधान। जो एस्टीमेट बनाया जाता है उसमें कुछ क्या होता है, ऊपरी व्यय भी होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान किया जाता है वो आप देखिए। इसमें भी नोट कर लेंगे, प्रोविजन फॉर ओवरहेड इन एस्टीमेट। जो आप एस्टीमेट बनाए हैं उसके अतिरिक्त भी क्या होते हैं, उसमें कुछ खर्चे होते हैं। आपने तो आइटम रेट के आधार पर या अन्य प्रकार से एस्टीमेट बना लिया, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, कुछ अन्य खर्चे भी होते हैं। तो उसको उसमें पहला क्या होता है, फुटकर व्यय या आनुषंगिक परिव्यय, कॉन्टीजेंस, ठीक है, कॉन्टीजेंसिस। निर्माण के दौरान अन्य प्रकार के छोटे मोटे आवश्यक व्यय भी होते हैं, ठीक। वो कितना होता है, जो आपने एस्टिमेट बनाया हुआ है उसका 3 से 5% क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये देखिए जरूरी है पॉइंट, आप नोट कर लेंगे इसको। 3 से 5% अतिरिक्त व्यय जोड़ा जाता है, इसको फुटकर व्यय बोला जाता है, ठीक। ये जरूरी होता है। फुटकर व्यय में जैसे कोई चीज़ टूट फूट गई, दोबारा यूज करना हुआ, या किसी चीज़ को लाने के लिए किराया वगैरह, कई प्रकार के खर्चे होते हैं, ठीक है, उसको फुटकर व्यय बोला जाता है। और दूसरा देखिए, कार्य प्रभारित स्थापना, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। कोई भी आप निर्माण कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी देख रेख के लिए आपको क्या होने देते हैं, मुंशी या गेट कीपर, चौकीदार इत्यादि क्या होते हैं, रखे जाते हैं। उनका व्यय आपने एस्टीमेट तो बनाया, एस्टीमेट में तो दर्ज नहीं था, तो उसको किस में डालेंगे, कार्य प्रभावित स्थापना या वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में डाला जाएगा, ठीक है। ये कितना होता है, ये 1.5 से 2% लिया जाता है। यहाँ पर देखिए नोट करेंगे कि 1.5 से 2% में क्या होता है, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट होता है, किसका, जो आपने एस्टीमेट बनाया उसका 1.5 से 2%। अगला देखिए क्या है, औजार तथा मशीनें, ठीक है। टूल्स एंड प्लांट्स, आप किसी भी निर्माण कार्य करने के लिए क्या करेंगे, टूल्स या ले आएंगे किराए पर, ठीक। तो वो उसका अतिरिक्त खर्च कितना होगा, 1 से 1.5% एस्टीमेट का आपका ऐड किया जाएगा, ठीक। इसमें देखिए दिया हुआ है कि कौन कौन से टूल्स, जैसे कंक्रीट मिक्सचर हो गया, वाइब्रेटर हो गया, बैचिंग प्लांट हो गया, डोजर, क्रेन, ये सब क्या आते हैं, टूल्स एंड प्लांट्स में आते हैं, ठीक। और 2 हेडिंग और बची हुई है, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। आपका देखिए ये 6ठी हेडिंग है, ठेकेदार का लाभांश, ठीक, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठेकेदार कोई भी निर्माण कार्य कराने के लिए क्या किया जाता है, किसी को टेंडर दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो जो भी ठेकेदार कार्य कराएगा वो अपना लाभांश लेगा, ठीक है। वो कितना निर्धारित किया जाता है, विभाग के द्वारा 10% निर्धारित किया जाता है। यहाँ से नोट करेंगे, एग्जाम में भी पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ठेकेदार का लाभांश या प्रॉफिट कितना होता है, तो आपका जो आपने जो एस्टीमेट बनाया हुआ है उसका 10% होता है ठेकेदार का लाभांश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि विभागीय अधिभार, डिपार्टमेंटल चार्ज, यदि आपने या किसी अन्य विभाग ने किसी अन्य विभाग को अपना निर्माण कार्य कराने के लिए दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या करेगा, विभाग भी उस पर चार्जिंग करेगा, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है डिपार्टमेंटल चार्ज या सेंटेज चार्ज, ठीक है। वो भी कितना जोड़ा जाता है, यहाँ देखेंगे 10 से 15% जोड़ा जाता है, जो सेंटेज होता है। ये किस लिए लेता है, सुपरविजन चार्ज भी इसको बोलते हैं, सुपरविजन के लिए, ठीक है। वो अपने इंजीनियर से लगाता है, कार्य कराता है, तो उसके लिए सुपरविजन चार्ज वो लेता है 10 से 15%। और एक चीज़ आप नोट करेंगे यहाँ से, तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है एस्टिमेटिंग के लिए, आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बना लेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मापन व भुगतान की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड पेमेंट, ठीक। किसी भी चीज़ के लिए पेमेंट करने के लिए
उसका किस जो है कि उसकी इकाई क्या होगी मापन की, यहाँ देखिए दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मद संख्या। ठीक, यहाँ देखेंगे मद संख्या लिखी हुई है। यहाँ देखिए मद संख्या, मद का नाम, मापन इकाई, भुगतान इकाई, एफपीएस। एफपीएस की ज़रूरत होती नहीं है यहाँ पर। क्या होता है, एमकेएस में ही मापन होता है और उसका भुगतान होता है। ठीक, तो यहाँ एक एक चीज़ आप नोट करते चलेंगे। पहला क्या है, देखिए ईंट, मृदा, टाइलें। ठीक, ईंटें जो और मृदा टाइलें होती हैं वो किस में, उसकी मापन इकाई होती है हज़ार में, कि कितने हज़ार ईंटें हैं, कितनी टाइलें हैं, और उनका प्रति हज़ार के आधार पर क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, फर्शी टाइलें या कांची टाइलें। ये देखिए फर्शी टाइलें बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं आती हैं। ठीक है, तो इनको किसके आधार पर किया जाता है, सैकड़ा के आधार पर, पर सैकड़ा के आधार पर भुगतान किया जाता है। ठीक, तीसरा देखिए क्या है, पत्थर के खंड, ब्लॉक, चूना, पत्थर, कंकर या बोल्डर। आपका फर्श तल के निर्माण के लिए क्या होते हैं, फर्श पत्थर के खंड प्रयोग होते हैं, ब्लॉक या चूना प्रयोग होता है। तो किस में लिया जाता है, आयतन के रूप में लिया जाता है घन मीटर, और प्रति घन मीटर में क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। अगला है चूना। चूना तो अब कम प्रयोग होता है, लेकिन पहले के निर्माण कार्यों में ज़्यादा प्रयोग होता था। तो उसको किस में लिया जाता है, आपका कुंतल में जाता है, और प्रति कुंतल के हिसाब से भुगतान किया जाता है। इसको नोट करते चलेंगे आप लोग। पाँचवा क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट। ये किसके रूप में आता है, बोरी में। ठीक है, 50 किलोग्राम जिसमें होता है सीमेंट, तो प्रति बोरी में इसकी मापन की इकाई बोरा होगी, और भुगतान की इकाई क्या होगी, प्रति बोरा सीमेंट। अब छठवां है पोर्टलैंड सीमेंट, जो खुला टैंकर में आता है। ठीक, वो भारी निर्माण कार्यों के लिए होता है। ठीक, जैसे आपका डैम बन रहा है, सीधे प्लांट से क्या होता है, टैंकरों में भर करके आता है। तो मीटर टन इसकी मापन की इकाई होती है, और प्रति मीटर टन इसकी क्या होती है, भुगतान की इकाई होती है। ठीक, अब अगला देखिए, नोट कीजिए इसको। आपका जो पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, पत्थर की गिट्टी, अभी बात हुई इसकी कि ये घन मीटर में आता है और प्रति घन मीटर में इसका भुगतान होता है। अब आ जाइए ईंट की रोड़ी, ये भी क्या होगी, आयतन के रूप में घन मीटर और प्रति घन मीटर में भुगतान हो। बालू, ठीक, बालू, सुर्खी, सिंडर, राखी, बदरपुर क्या होता है, ये भी एक बालू का प्रयार होता है, प्रकार होता है। सिंगल, सिग्ल बोलते हैं इसको। घन मीटर और प्रति घन मीटर में इसकी भुगतान होता है। बिटुमिन या कोल तार, ये भी क्या होगा, टन में लिया जाएगा वजन के हिसाब से। ठीक है, और प्रति मीटर टन में इसका भुगतान होगा। 11वां देखेंगे क्या है, कोयला, पत्थरी कोयला, मीटर टन वजन के रूप में, और प्रति मीटर टन, मीट्रिक टन, इसमें इसका भुगतान होगा। ठीक है, मीट्रिक टन होगा। 12वां देखेंगे संगमरमर या पत्थर की पटिया। ठीक, टाइल्स जो संगमरमर होती है वो किसके आधार पर होगी, वर्ग मीटर, क्षेत्रफल के आधार पर प्रति वर्ग मीटर में भुगतान किया जाएगा। और संगमरमर के जो दाने होते हैं, चिप्स, वो कुंटल के हिसाब से आते हैं, प्रति कुंटल में इसका भुगतान होता है। पेंट के क्या होगा, लीटर में होगा। ठीक है, और प्रति लीटर इसका भुगतान किया जाएगा। ये सब आप नोट करते चलेंगे। पेंट हो गया आपका। अब 15वां देखिए, सफ़ेद शीशा किस में होता है, किलोग्राम में होता है, प्रति किलोग्राम से भुगतान होता है। कांच, जिसकी मोटाई क्या होती है, मिलीमीटर में निर्धारित होती है, वो वर्ग मीटर में लिया जाता है, और प्रति वर्ग मीटर में इसका भुगतान होता है। ठीक, कांच और शीशे में क्या होता है, अंतर होता है। अगला देखिए क्या है, कांच की पत्ती, जिसकी मोटाई निर्धारित होती है मीटर, रनिंग मीटर में, और प्रति मीटर में इसका क्या होगा, भुगतान होगा। 8वां क्या है, एल्युमिनियम चादरें, जिसकी गेज माप क्या होती है, निर्धारित होती है, तो वो टन में होता है, और प्रति टन में इसका भुगतान किया जाता है। 19वां देखिए, एल्युमिनियम की पत्ती, मीटर, रनिंग मीटर में होती है, प्रति मीटर में इसका क्या होगा, भुगतान होगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सा जरूरी है, देखिए यहाँ माइल्ड स्टील सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये किस में लिया जाता है, मीट्रिक टन और प्रति मीट्रिक टन में भुगतान होता है। ठीक, कुंटल में भी इसका निर्धारण किया था, प्रति कुंटल के हिसाब से भी इसका क्या होता है, भुगतान कर सकते हैं।
और क्या है, जो प्लाईवुड की चादरें, ये नोट कर लेंगे, सबसे ज़रूरी है। वर्ग मीटर यानी क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित होता है और क्षेत्रफल के आधार पर भुगतान होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे चौखट है, ये सब चीज़ें क्या है, ये घन मीटर के हिसाब से निर्धारित होगी, ठीक है, और प्रति घन मीटर में भुगतान होगा। जो कास्ट के स्लीपर रेल में प्रयोग होते हैं, इन सब के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसकी PDF मैं डाल दूंगा, आप लोग नोट्स को बना लीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए अपनी। धन्यवाद।